देखो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोन्स के बारे में। तो यहां पे लोन लेते समय ऐसी क्या गलती है जो आपने नहीं करना चाहिए ताकि आपको आसानी से लोन मिल सके, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपने लोन में डिफॉल्ट करते हैं, भले वो आपका पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी काम की है, एंड तक जरूर देखना। तो यहां पे हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका जो लोन है वो इजीली अप्रूव हो जाए। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखो आपको जितने पैसे की जरूरत है ना, उतने पैसे के लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। यहां पे होता यह है कि मान लो मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन मैं लोन के लिए अप्लाई करने जाता हूं तो मेरे इनकम के हिसाब से बैंक बोलता है यार हम तो आपको 4 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं, और यहां पे मैं बैंक के बाद में आके 4 लाख का लोन ले लेता हूं और मुझे ब्याज वगैरह पे करने पड़ते हैं। तो यहां पे ऐसा नहीं करना है, आपको एक्चुअली में जितने की जरूरत है ना उतना ही लोन लेना चाहिए, क्योंकि यहां पे कर्ज जितना भी कम हो उतना ही अच्छा होता है। उसके अलावा यहां पे दूसरा पॉइंट यह है कि आपको खुद का रिसर्च करना चाहिए, आपको कौन सी बैंक, कौन सी एनबीएफसी कंपनी कम इंटरेस्ट रेट, यानी कि यहां पे आपको रिसर्च करके कंपेयर करना चाहिए कि यहां पे आपको कहां पे कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिलता है, आपको वहीं पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा यहां पे जो आपका क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, उसको भी चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर कम होगा तो यहां पे आपको हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, तो लोन नहीं भी मिलेगा। और अगर आपका सिविल स्कोर हायर होगा तो यहां पे लोन आपको आसानी से मिल सकता है। उसके अलावा यहां पे फोर्थ पॉइंट यह है कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पे आपको प्री पेमेंट के बारे में जरूर पूछना चाहिए कि अगर भाई मैं समय से पहले पेमेंट करूंगा तो उस केसेस में आपका चार्जेस कितना होगा। तो चार्जेस जितना कम होगा उतना वो वाला ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। उसके अलावा यहां पे फिफ्थ पॉइंट में यह है कि देखो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको मल्टीपल लोन्स के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, नहीं इससे भी आपका जो सिविल स्कोर है उसका इंपैक्ट होगा और यहां पे आपका जो लोन है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा यहां पे सिक्स पॉइंट यह है कि आपको आपके सिविल रिपोर्ट को, क्रेडिट रिपोर्ट को डबल चेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो यहां पे बहुत बार होता यह है कि देखो सिविल रिपोर्ट बेसिकली ये होता है कि आप कहीं से भी लोन वगैरह लेते हैं, उसका पेमेंट टाइम वगैरह पे करते हैं कि नहीं करते, वही आपके सिविल में दिखाया जाता है। यहां पे 300 से लेकर 900 डिजिट का नंबर होता है और आपका नंबर जितना हायर होगा उतना बेटर होगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि 300 से 550 के बीच में जिनका नंबर होता है उनके सिविल स्कोर को पुअर माना जाता है, यानी कि उनको लोन वगैरह मिलने में काफी तकलीफ होता है। और जिसका यहां पे 550 से 650 के बीच में होता है उनको एवरेज माना जाता है, और यहां पे जिसका यहां पे 650 से 750 के बीच में सिविल होता है उनको बढ़िया माना जाता है, गुड माना जाता है। और यहां पे जिसका 750 से लेकर 900 के बीच में है उनके सिविल स्कोर को एक्सीलेंट माना जाता है। तो यहां पे आपका जो सिविल है वो 750 के ऊपर होगा तो ज्यादा बेटर हो सकता है। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि आपको आपके सिविल क्रेडिट रिपोर्ट को कैसे चेक करना है, भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्री में डबल चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता यह है कि आपने कोई लोन्स नहीं लिया है, किसी का लोन आपके सिविल में दिखा रहा है, या तो आपने किसी लोन को क्लोज कर दिया है फिर भी आपके सिविल में दिखा रहा है कि आपने लोन को क्लोज नहीं किया। तो ये सारे रीजन के वजह से भी सिविल पे इंपैक्ट होगा और आपको लोन्स वगैरह मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको अपने सिविल को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यहां पे आपको सिविल में जाके रिपोर्ट करना चाहिए। उसके अलावा यहां पे लास्ट में 7th पॉइंट ये है कि देखो जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, मान लो आपका लोन रिजेक्ट हो गया तो कुछ भी हो गया, तो उस केसेस में आपको 6th मंथ के बाद ही रीअप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बार बार आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, बार बार आप रीअप्लाई करते हो, तो उस केसेस में भी आपका जो सिविल है उसको इंपैक्ट हो सकता है। अब यहां पे हम सिंपली ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपने लोन में डिफॉल्ट करेंगे तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। अब यहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार नीरव मोदी, विजय माल्या लोग पैसा लेके भाग गए, इनके पीछे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ये तो अपनी जिंदगी आउट ऑफ इंडिया में अच्छा जी रहे। लेकिन ऐसा नहीं, यहां पे जो गवर्नमेंट है ये इनके पीछे पड़ी हुई है। अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो तो यहां पे जो इंडियन गवर्नमेंट है इनको पूरी कोशिश की जा रही है कि भाई इनको किसी भी तरीके से इंडिया में लेके आया जाए, इनके प्रॉपर्टी वगैरह को फ्रीज करके पैसा वसूलने की कोशिश की जा रही है। यहां पे आप न्यूज पढ़ सकते हैं कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से मोदी सरकार ने अब तक 13,109 करोड़ रुपए वसूले हैं। उसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं कि इनके संपत्ति को जब्त किया गया है। तो यहां पे तकरीबन इन्होंने 22-23 हजार करोड़ रुपए का फ्रॉड वगैरह किया था, तकरीबन यहां पे इनसे 18,000 करोड़ रुपए वसूले जा चुके। तो यहां पे गवर्नमेंट डेफिनेटली इनके पीछे पड़ी है, ऐसा नहीं कि भाई इनके पीछे नहीं पड़ी है। तो अगर आप अपने लोन में डिफॉल्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट होगा, आपके सिविल स्कोर पे ही इंपैक्ट होगा। कि आप मान लो 1 लाख 2 लाख के लिए अपने लोन में डिफॉल्ट करते हो, लेकिन फ्यूचर में जब आपको 5 लाख 50 लाख 20 लाख की जरूरत होगी तो उस केसेस में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो मैं इसको आपको एकदम आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि भाई आपको लोन की जरूरत है एंड आपने किसी बैंक या तो एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया, तो अब यहां पे ना 3 सिचुएशंस होंगे। सबसे पहला यह होगा कि आप अपने लोन को ना पूरा का पूरा पे कर दोगे। अगर आप अपने लोन को इजीली आसानी से पूरा पे कर देते हो टाइम टू टाइम, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन यहां पे दूसरा सिचुएशन यह हो सकता है कि यार आपने ना मान लो 5 साल के लिए लोन लिया था, लेकिन आपने 2 साल तक पेमेंट किया, फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ
जिसकी वजह से आप अपने लोन को पे नहीं कर सकते। तो उस केसेस में आप अपने लोन के ऊपर डिफॉल्ट कर देंगे, यानी कि भाई 2 लाख का लोन था, मान लो 1 लाख पे किया, बाकी का पैसा आप पे नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपने अपने लोन के ऊपर डिफॉल्ट कर दिया। अगर आप अपने लोन पे डिफॉल्ट करेंगे तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, तो यहां पे सबसे पहला जो भी बैंक, जो भी एनबीएफसी कंपनी है, अगर आप अपने लोन का ईएमआई 3 ईएमआई लगातार पे नहीं करते हैं तो उस केसेस में आपका जो लोन है उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट माना जाता है। फिर यहां पे जो बैंक है वो आपको 60 दिन का नोटिस देगा कि देखो भाई 3 ईएमआई आपने पे नहीं किया, हम आपको 60 दिन का समय दे रहे हैं, जो भी आपका पैसा ईएमआई बाकी है उसको प्लीज आप इजीली टाइम पे कर दो। अगर आपने इस टाइम पे पेमेंट कर दिया तो अच्छी बात है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ये जो 90 दिन और 60 दिन का समय दिया गया था, इसके बीच में बैंक आपको बार बार कॉल भी करेगा, मैसेज भी करेगा, बैंक आपके घर पे उनका जो रिकवरी एजेंट है उनको भी भेजेगा पैसा वसूलने के लिए। मान लो भाई 90 और 60 हो गया 150 डेज, आपने 150 डेज के अंदर कोई भी पेमेंट किया ही नहीं, फिर यहां पे बैंक ये कहता है कि देखो अगर आपका सिक्योर्ड लोन है, यानी कि मान लो कि आपने भैया होम लोन लिया था, तो उस केसेस में क्या होगा, तो यहां पे जो बैंक है वो अब आपके प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा वसूलने का कोशिश करेगा। किस तरीके से, तो यहां पे जो आपका प्रॉपर्टी है, मान लो कि आपने होम लोन लिया एंड आपने मान लो कुछ पेमेंट किया, लेकिन अब आगे का पेमेंट आप नहीं कर पा रहे, तो यहां पे बैंक आपको सबसे पहले 90 दिन देखेगा कि भाई 3 ईएमआई पे नहीं किया, आपका लोन एनपीए हो जाएगा। फिर यहां पे आपको बैंक 60 दिन का नोटिस देगा, फिर भी आपने कोई सुनवाई, कोई पेमेंट ही नहीं किया, अब यहां पे बैंक आपको 30 दिन का और समय देगा कि देखो हम आपको बहुत समय 150 डेज ऑलरेडी दे चुके हैं, अब यहां पे हम आपको 30 डेज और देंगे, अगर आप ये 30 डेज के अंदर पेमेंट का अरेंजमेंट नहीं करते हो फिर हम आपके प्रॉपर्टी को नीलामी करके हमारे जो भी पैसे हैं उसको हम वसूल लेंगे। तो यहां पे आप मान लो मोटे मोटे तौर पे बैंक आपको टोटल 180 डेज का समय देता है। अगर आप 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो भी प्रॉपर्टी है बैंक उसको बेचने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं। मान लो कि भाई आपने 20 लाख का होम लोन लिया था एंड आपने 20 साल के लिए लिया था और यहां पे 10 साल में आपने 10 लाख का होम लोन का पेमेंट कर दिया, आपका 10 लाख रुपए बाकी है और यहां पे आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में बैंक आपको 180 डेज का समय देगा। उसके बाद अगर आप नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉपर्टी है उसके लिए बैंक कस्टमर ढूंढेगा। मान लो कि 20 लाख का जो आपका प्रॉपर्टी था वो 20 साल के मतलब 10 साल के बाद में उसकी जो कीमत है वो 30 लाख रुपए हो गई, तो यहां पे बैंक का जितना भी पैसा बाकी है, मान लो 10 लाख बाकी है, तो बैंक अपने 10 लाख वसूल के बाकी का जो 20 लाख है वो आपको वापस दे देगा। और यहां पे अगर आपको ऐसा लगता है कि जो बैंक है वो आपके प्रॉपर्टी को कम प्राइस में सेल कर रहा है तो यहां पे आप खुद भी ग्राहक लेके आ सकते हैं और अपने प्रॉपर्टी को बिकवा के जो भी बैंक का पैसा बैंक ले लेगा एंड जो भी बाकी का पैसा है वो आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया सिक्योर्ड लोन, होम लोन वगैरह की बातें की। अगर मान लो कि कोई पर्सनल लोन है एंड पर्सनल लोन के केसेस में भी आपने लोन लिया था एंड आप पेमेंट कर रहे थे, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आप पेमेंट करना बंद कर दिए, तो यहां पे भी अगर मान लो 180 डेज से भी ज्यादा हो चुका है आप पेमेंट नहीं करें तो उस केसेस में भी जो बैंक है वो आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लेगा, कोर्ट वगैरह में जाएगा। फिर कोर्ट का क्या डिसीजन होगा कि भाई कोर्ट कुछ भी बोल सकता है कि इनके प्रॉपर्टी को बेच के पैसे वसूल लो, या तो XYZ कुछ भी बोल सकता है, डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर, आपकी क्या सिचुएशन है, ये सारे फैक्टर के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। देखो यहां पे मैंने आपको सिंपली ये बताया कि अगर आप कहीं से लोन वगैरह लेते हो तो यहां पे 3 तरीके का सिचुएशन हो सकता है। सबसे पहला या तो आप अपने लोन को पूरा का पूरा टाइम पे कर दोगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरा यहां पे ये हो सकता है कि आप अपने लोन में डिफॉल्ट करोगे। मान लो यहां पे आपने 5 साल का लोन लिया, आपने 2-3 साल तक पेमेंट टाइम पे किया, लेकिन आगे का पेमेंट आप नहीं कर पा रहे, तो यहां पे अगर आप अपने लोन में डिफॉल्ट करेंगे तो उसका क्या इंपैक्ट होगा ये तो मैंने आपको सिंपली बता दिया। और तीसरा यहां पे आता है लोन सेटलमेंट। अब ये लोन सेटलमेंट क्या होता है, तो मान लो कि आपने 2 साल के लिए बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया था और 1 साल तक आपने बिल्कुल आसानी से ईएमआई टाइम वगैरह पे किया, लेकिन आफ्टर 1 ईयर ऐसा कुछ हुआ कि आपके पास से पैसे है ही नहीं, आप पैसे का अरेंजमेंट कर ही नहीं पा रहे और यहां पे आप अपने लोन का जो ईएमआई है वो पे नहीं कर पा रहे, तो यहां पे बैंक को लगता है कि यार ये जेन्युइनली इसके जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना घट चुकी है, जेन्युइनली प्रॉब्लम है, तो बैंक सिंपली आपको ये कहेगा कि देखो आपका 1 लाख रुपए का लोन है, आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम करो आप लोन को कर दो सेटल। अब ये लोन सेटल में होगा क्या, तो यहां पे आपका 1 लाख रुपए जो बाकी था ना, बैंक आपको सिंपली ये कहेगा कि यार तुम 40,000 पे कर दो, आप 30,000 रुपीज पे कर दो। तो ये बैंक डिपेंड करता है कि बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी क्या इनकम है, उसके हिसाब से बैंक आपको सेटलमेंट के लिए ऑफर करता है। बैंक आपको बाकायदा प्रॉपर लेटर देगा कि देखो ये लेटर है एंड आपका 1 लाख रुपए का लोन है, आप इतने में चाहे तो सेटल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने लोन में डिफॉल्ट करते हैं या तो लोन को सेटल करते हैं, उसका इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा। यहां पे आप देख सकते हैं जब भी आप लोन लेंगे तो अगर आप अपने लोन का पेमेंट टाइम पे कर देंगे तो उस केसेस में आपका जो भी सिविल का जो भी रिपोर्ट होता है उसके अंदर दिखाएगा कि भाई आपका जो लोन है वो क्लोज हो चुका है और यहां पे आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि इस बंदे ने जो भी लोन लिया था पूरा टाइम पे कर दिया, इसके ऊपर एक भी पैसा बाकी नहीं है। तो फ्यूचर में कभी आप लोन लेने जाओगे तो जो भी दूसरी बैंकों की देखिए कि भाई पहले इसने यहां से लोन लिया था, इसने पूरा का पूरा लोन पे कर दिया है,
तो यहां पे आपको आसानी से लोन मिल सकता है। लेकिन यहां पे मान लो कि अगर आप अपने लोन को करते हो सेटल, मान लो 5 लाख रुपए का लोन था एंड यहां पे आपने 3 लाख रुपए पे किया, 2 लाख रुपए पे नहीं कर पा रहे, बैंक ने बोला कि भैया सेटल कर दो, तो आपने मान लो कि 50,000 60,000 में लोन को सेटल किया, तो यहां पे आपका जो भी सिविल रिपोर्ट होगा उसके अंदर लिख के आएगा सेटल। तो जब भी आप लोन लेने जाओगे फ्यूचर में, तो जब आपका जो भी बैंक जिससे आप लोन लोगे, अब जब आपका सिविल रिपोर्ट चेक करेगा तो उसको दिख जाएगा कि यार इसने पहले एक लोन लिया था जिसको इस बंदे ने सेटल किया है। और तीसरा यहां पे ऑप्शन आता है लोन डिफॉल्ट। तो अगर आप अपने लोन में डिफॉल्ट कर दोगे तो यहां पे आपके सिविल में लिख के आएगा लोन राइट ऑफ। अब ये राइट ऑफ का भी सिंपल मतलब ये होता है कि आप कभी भी आप लोन लेने जाओगे किसी बैंक में, देखेगा कि यार इसने पहले कहीं से लोन लिया था लेकिन उस लोन का इस बंदे ने पेमेंट नहीं किया क्योंकि इसके सिविल में राइट ऑफ लिख के आ रहा है। यहां पे आप देख भी सकते हैं कि आपका जो सिविल रिपोर्ट है, अगर आपके सिविल रिपोर्ट में सेटल या तो राइट ऑफ लिख के दिखाएगा तो फ्यूचर में आपको लोन लेने में दिक्कत वगैरह हो सकता है। इसके लिए कहा जाता है कि यार जीवन में ना भले आपको 2 वक्त का खाना ना मिले, लेकिन अगर आपने कोई भी लोन लिया है उसका ईएमआई आपको टाइम पे करना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपने ये वाला तो स्टोरी सुना ही होगा कि एक गांव में एक बंदा था जो रोज कहता था कि भेड़िया या, लेकिन एक्चुअली में कोई भी भेड़िया नहीं आता था और जो भी गांव वाले उसको बचाने आते थे वो उन गांव वाले के ऊपर हंसता था। लेकिन एक्चुअली में एक दिन उसके पास में भेड़िया आया था एंड वो चिल्ला चिल्ला के थक गया कि यार भेड़िया या। पूरे गांव वाले को लग रहा था कि ये मजाक कर रहा है और उसको भेड़िया उठा के ले गया। तो आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है कि मान लो आपका 1 लाख 2 लाख रुपए का लोन है, आप उस लोन को टाइम पे नहीं करो, लोन में डिफॉल्ट करो, सेटलमेंट कर रहे हो, तो फ्यूचर में जब आपको एक्चुअली मान लो 20 लाख 25 लाख की लोन की जरूरत पड़ेगी, होम लोन हो गया या तो बड़े अमाउंट के पर्सनल लोन की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको एक्चुअली में लोन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि आपको आपका जो भी लोन है उसका ईएमआई उसको टाइम टू टाइम पे करना चाहिए, ताकि आपका सिविल रिपोर्ट अच्छा होगा तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने सिविल स्कोर को, आप अपने सिविल रिपोर्ट को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहां पे डिफरेंट तरीका है। एक तरीका मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, तो यहां पे आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं bajajfinservmarkets.in, या तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने में आ जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको सिंपली लोन्स के ऊपर क्लिक करना है। जब लोन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे लिख के आ जाएगा पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, प्रोफेशनल लोन, क्रेडिट स्कोर, गोल्ड लोन, यानी कि यहां पे आपको जो भी बेनिफिट चाहिए वो यहां से आप लोन वगैरह चाहिए तो यहां से ले सकते हो। हमें सिंपली हमारे जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, उसको चेक करना है। तो सिंपली यहां पे आपको क्रेडिट स्कोर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आपको सिंपली चेक सिविल नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहां पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने में इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको सिंपली आपका नाम डालना पड़ेगा, आपका लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके का इंफॉर्मेशन फिल करना है। उसके बाद यहां पे आप सैलरी वाले बंदे हैं कि बिजनेस वाले बंदे हैं वो डालना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आपको इस बॉक्स को चेक करना है और यहां पे आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। और यहां पे क्लिक करने के बाद में उसके बाद यहां पे आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पे आपको सिंपली फिल कर देना है और यहां पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहां पे क्लिक करने के बाद में आपका जो सिविल रिपोर्ट है वो तैयार होकर आ जाएगा। मेरा नाम है लव, तो यहां पे लव लिख के दिखा रहा है। उसके अलावा यहां पे जो मेरा सिविल स्कोर है वो 730 लिख के दिखा रहा है। यहां पे जो डेट, जिस डेट को मैंने सिविल रिपोर्ट निकाला है वो डेट भी बता रहा है। और यहां से आप चाहे तो अपने सिविल रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैं सिंपली देखता हूं कि अगर मैं डाउनलोड करता हूं तो उसके बाद यहां पे क्या होता है। तो यहां पे जब आप डाउनलोड सिविल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक पीडीएफ आ जाएगा। आपने उस पीडीएफ को सिंपली डाउनलोड करना है और जब आप इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो यहां पे लिख के आ जाएगा बजाज फिनसर्व मार्केट्स और यहां पे जो आपका नाम है, मेरा नाम लव कुंवर है तो यहां पे लव कुंवर लिख के आ जा रहा है। उसके अलावा यहां पे आपके सिविल के अंदर जो भी आपका लोन का इंफॉर्मेशन होगा सारा इंफॉर्मेशन यहां पे दिया होगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मेरा स्कोर है वो फेयर है, क्योंकि मेरा जो स्कोर है वो 730 है। यहां पे अगर मेरा स्कोर 800 से लेकर 900 के बीच में होता तो मेरे सिविल रिपोर्ट को अच्छा माना जाता। उसके अलावा यहां पे आपको ये भी दिख जाएगा कि एनालिसिस ऑफ योर सिविल रिपोर्ट, आपके सिविल रिपोर्ट का यहां पे इन लोग ने एनालिसिस भी किया है, जहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो रीपेमेंट हिस्ट्री है उसके ऊपर यहां पे इन्होंने गुड लिखा हुआ है, यानी कि मैं प्रॉपर्ली टाइम वगैरह पे पेमेंट कर देता हूं। उसके अलावा यहां पे जो मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है क्रेडिट कार्ड का वो भी काफी बढ़िया है। उसके अलावा यहां पे जो मेरा क्रेडिट इंक्वायरी है वो भी काफी बढ़िया है। तो इस तरीके से आपने जो भी मतलब किया होगा यहां पे आपको डेफिनेटली एनालिसिस में लिख के दिखा दिया जाएगा। उसके अलावा यहां पे आपका जो भी क्रेडिट कार्ड होगा या तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने कोई लोन लिया होगा या तो आपने डायरेक्टली कोई लोन लिया होगा वो सारा इंफॉर्मेशन भी यहां पे आपको दिख के आ जाएगा। तो यहां पे मैंने कोई भी लोन्स वगैरह नहीं लिया है, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू सिंपली एक ईएमआई के ऊपर मोबाइल लिया था। तो यहां पे सिंपली मेरे क्रेडिट कार्ड के अंदर ही वो इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। उसके अलावा यहां पे जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स है वो भी यहां पे दिखा देगा। उसके अलावा यहां पे अगर आपने कोई भी लोन्स वगैरह लिया है तो यहां पे आपने कौन से बैंक से, कौन से एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया वो भी दिखा देगा। फिर यहां पे आपका अकाउंट नंबर क्या था वो भी दिखा देगा। फिर यहां पे आपको कितने का लोन सैंक्शन हुआ था वो भी बता देगा। और यहां पे करंट बैलेंस कितना है वो भी दिखा देगा कि अगर आप अपने लोन को पे किए हैं, पे नहीं किए हैं, जो भी चीजें
होगी वो यहाँ पे आपको सिंपली देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सिविल रिपोर्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर लेना। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो काम की लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आपको इस वीडियो से कोई ना कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।